Good morning. Today we will start works of science and calculation. In this we will study the topic rest, motion, speed, velocity, difference between speed and velocity, acceleration, retardation, and along with we will discuss about the formulas used for to solve these equations. So body at rest, if body does not change its position with respect to its surrounding, it is said to be rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वहीं पे पड़ा है, 1 घंटे पहले वहीं पे पड़ा था, 1 घंटे के बाद वहीं पड़ा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रेस्ट पे है. बॉडी एट मोशन, डेफिनेटली अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, एक अभी यहाँ पे है, कुछ सेकंड या कुछ घंटे के बाद वो चेंज होता है, अपनी पोजीशन कहीं और उसकी हो जाती है, इट मीन्स बॉडी इज इन मोशन. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन बॉडी इज इन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. दो बिंदुओं के बीच अगर स्टार्टिंग पोजीशन एक फाइनल होगी, तो अगर दो बिंदुओं के बीच अगर कोई चीज़ मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो डिस्प्लेसमेंट होती है. शॉर्टर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है उनके बीच का शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब स्पीड क्या होती है? हमने पहले भी स्टडी किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. वाइल वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हम बोलेंगे या नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे. स्पीड एंड वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है, बहुत आसान है. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पीड, द स्पीड इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. ये इसके फॉर्मूला है. अब हमें 3 इक्वेशन स्टडी करने हैं, उससे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? सिंबल्स. u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर. v होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने उसकी u होगी, फाइनल जब कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी है उसको v बोलेंगे. s हो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन, r फॉर रिटार्डेशन. अब ये तीनों इक्वेशन है, इसमें 4 वेरिएबल है, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at, तो 4 वेरिएबल है v u at. और एक और इक्वेशन और है, s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें भी 4 वेरिएबल है, s वेरिएबल है, u वेरिएबल है, t वेरिएबल है, a वेरिएबल है. फिर एक इक्वेशन और है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब रिटार्डेशन क्या होती है? रिटार्डेशन हमें पता है, अगर बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, आगे स्पीड उसकी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन बोलेंगे, अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे. अब रिटार्डेशन के केस में यहाँ ए की जगह मैंने से लिख दो, यहाँ भी एक ही जगह मैंने से लिख दो, यहाँ भी एक ही जगह मैंने से लिख दो, बस इतना करना है, तो आपके तीनों फार्मूला ऐसे बन जाएंगे. ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन के बारे में देखते हैं. हमारे पास ये इक्विपमेंट है, ये डिवाइस है, मैं इसको पिस्टन की मदद से समझाऊंगा. ये हमारे पास एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है. इस पिस्टन की टॉप मोस्ट पोजीशन को, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, तो पिस्टन की टॉप मोस्ट पोजीशन को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन की बॉटम मोस्ट पोजीशन को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर. और ये रोटेट करता है, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है, ये रोटेट करती रहती है. और इसके एक रेवोल्यूशन में पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होता है. मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं एक चक्कर यहाँ से घूमता हुआ ऐसे कंप्लीट कर दूँ, तो पिस्टन एक बार तो ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे आ जाएगा. मतलब इसका एक रोटेशन पिस्टन के 2 स्ट्रोक हो जाएंगे कंप्लीट. तो इसी को इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ पिस्टन, मीन स्पीड ऑफ पिस्टन. मीन स्पीड उसको बोलते हैं क्योंकि हर पिस्टन की स्पीड चेंज होती रहेगी. पिस्टन की स्पीड यहाँ पे तो 0 होगी, हमें पता है, यहाँ भी नीचे भी 0 होगी, लेकिन बीच में वो एक्सेलरेट करेगा फिर डी एक्सेलरेट करेगा, तो इसीलिए मीन स्पीड लेते हैं. हम भी जैसे गाड़ी के लेते हैं, कभी गाड़ी आपकी 10 पे चलती है, कभी 100 पे चलती है, कभी 0 पे चलती है, लेकिन एट द एंड ट्रिप की हम एवरेज स्पीड निकालते हैं कि भाई एवरेज स्पीड कितनी है. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 2s इंटू एन. एन यहाँ पे क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट. आरपीएम होता है, जो भी रोटेशनल चीज़ें होती हैं, जो तो सीधी बैच चलती हैं चीज़ें उनकी तो वेलोसिटी होती है, लेकिन जो चीज़ें रोटेट होती हैं वहाँ पे आरपीएम आता है, एन रेवोल्यूशन पर मिनट. एक कंसेप्ट और है, मोशन अंडर ग्रेविटी. नॉर्मली तो हमारी वस्तुएं हैं, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, कार हो गया, बस ट्रक हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, चाहे जिगजैग मोशन में कैसे भी चलती हैं, जैसे भी चलती हैं, लेकिन वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन गाड़ी की मान के चलते हैं जो इंजन की बदौलत है. लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करो, यहाँ से मैं धरती से ऊपर एक कोई चीज़ वस्तु फेंकूँ, या किसी बच्चे को मैं धरती से उछालूँ, तो उसको ग्रेविटी नीचे वापस खींच लेगी. धरती के ऊपर अगर हम भी कुछ हाइट तक जंप लगाने की कोशिश करें हवा में, तो हम भी नीचे आते हैं. तो इसीलिए उस तरह के मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. तो एक और कंसेप्ट है मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. जैसे ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा. अब चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ. पहले फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जांपल की मदद लूंगा. मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है. वेलोसिटी 0 होने का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो स्टेज अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कुछ टाइम के बाद भी वो रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह सोते हो, आप उठने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो,
इनर्शिया होता है आपकी बॉडी का, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप नींद से जग ही नहीं पा रहे हो, आप सोना चाहते हो और वो आप उठ नहीं पाते हो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ, टेबल कुर्सी मेज अगर कहीं पड़ा है, उसको हम हिलाने की कोशिश करें तो पहली बात तो जल्दी जल्दी हिलेगा नहीं, उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी फिर वो हिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वही पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन में वो था। मींस ऑब्जेक्ट ट्राइज टू स्टे एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट। और क्या बात करते हैं, जैसे किसी गाड़ी की बात कर लो, अब गाड़ी चल रही है मोशन में, तो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो मोशन में चलती रहेगी उसी वेलोसिटी से। अगर मैं एयर ड्रैग निकाल दूं और फ्रिक्शन निकाल दूं, आइडियल सिचुएशन मान लो, आइडियल सिचुएशन का मतलब ये है कि गाड़ी के कलकोपोजो में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वातावरण में एयर भी नहीं है, मान लेते हैं कि एयर नहीं है जो गाड़ी को रोकती है, क्योंकि एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है। तो गाड़ी अगर 20 की स्पीड पे चल रही है, मैं इंजन स्विच ऑफ भी कर दूं और न्यूट्रल पे डाल दूं तो भी गाड़ी मेरी चलती रहे, उस सिचुएशन में उस तब ये जो लॉ है हमारा वैलिड होगा। मीन्स if object is moving with a constant speed, it will try to stay at constant speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक फिक्स स्पीड पे जा रहा है, मोशन में है, तो उसी मोशन में वो रहेगा विदाउट रुके हुए, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। उसको रोकने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए हमें अगर फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। धरती की बात कर लो, धरती भी मोशन में रहती है, धरती रुकती नहीं है, धरती को रोकने वाला कोई नहीं है। धरती के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स, और धरती सर्कुलर ऑर्बिट में या एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के द्वारा घूमती रहती है। अभी फर्स्ट लॉ की परिभाषा देख लेते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। यही आपका फर्स्ट लॉ है। अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। The rate of change of momentum of a moving body is directly proportional to external force acting upon it and takes place in the direction of the force। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से देखेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर मेरे एक्सेलरेशन है, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा। ऐसे ही होता है, अगर गाड़ी का पैडल में ज़्यादा प्रेस करूँगा तो इंजन में ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा फोर्स से पिस्टन धकेले जाएंगे, ज़्यादा स्पीड पे चलेगी तो गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। मीन्स मेरी एक्सेलरेशन तो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मेरे पास हैवी ट्रक है, मैं एक्सेलेटर दबा रहा हूँ, ट्रक इतनी जल्दी मूव नहीं करता, तो अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी। मीन्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास की वैल्यू ज़्यादा, मान लो यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ मास, ट्रक का एक गाड़ी का मास 1000 kg लगा दो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कुछ और आएगी। अगर यहाँ पे 10,000 लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम आएगी। एक तो ये दो फॉर्मूला आपको समझने हैं, भी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक तो आप ये समझो। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इस डेफिनेशन में देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। मीन्स जो मोमेंटम का अगर हमें देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम पहले P1 है, M1 V1 मोमेंटम पहले P1 है फिर P2 है, तो उसका डिफरेंस अपॉन टाइम ये हमें फोर्स देगा, फोर्स जितना उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको हम समझते हैं। ये डायग्राम को देखिए, ये हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और ग्राउंड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तभी तो फुटबॉल यहाँ पे रुकी हुई है। अगर फुटबॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लाए और हम अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लगाए तो ये ज़मीन नीचे धंस जाएगी। मतलब आप अगर ग्राउंड पे पैर थपथपाते हो तो ग्राउंड भी कुछ फोर्स आपके ऊपर लाएगा। जब आप दीवार में मुक्का मार के देखो, दीवार वापस आपके ऊपर दर्द नहीं होता, दीवार पे जितने जोर से मुक्का मारोगे उतनी जोर से दीवार हमें वापस फोर्स ट्रांसफर करती है। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, फोर्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी है। हम इसको एक एग्जांपल की मदद से लेते हैं, हम गन की एग्जांपल लेते हैं। अब इस केस में गन है, गन से बुलेट फायर हुआ, ठीक है। अब हमें पता बुलेट का मास कम होता है और गन का मास ज़्यादा होता है, तो बुलेट ने तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पकड़ी, फोर्सेस दोनों के ऊपर सेम है। बुलेट ने गन के ऊपर फोर्स लगाई वो हरे एरो में है, इस डायरेक्शन में जाएगी, और जो गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाई वो रेड एरो में है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। आपने देखा होगा गन तो ज़्यादा मूव करती नहीं, एक्सेलरेट करती नहीं, लेकिन गोली कितनी दूर चली जाती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि मास किसका ज़्यादा है किसका कम है। बुलेट का मास गन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, तो मास अगर ज़्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। गन का मास ज़्यादा था तो गन की एक्सेलरेशन कम रह गई, और बुलेट का मास कम था तो बुलेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ गन, ऑल्दो फोर्सेस ऑन गन एंड बुलेट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। अब हम समझेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
पहले तो ये मान लो देख लो इसको होता क्या है, व्हेन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव एन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल इम्पैक्ट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर इफेक्ट इज इक्वल टू सम मोमेंटम आफ्टर इफेक्ट। मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब टकराने से पहले का जो वस्तुओं का मोमेंटम था, मोमेंटम निकाल लो, और टकराने के बाद कंबाइंडली जॉइंटली दोनों वस्तुओं का मोमेंटम निकाल लो तो वो दोनों सेम हो गया। सपोज m1 मास ऑफ बॉडी है, v1 वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी का है, m2 सेकंड बॉडी का मास है, v2 सेकंड बॉडी का वेलोसिटी है, तो mv इज इक्वल टू मास इनटू इट्स वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होगा हमारा। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u1 है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट का वैसे ही देख लो f2 m2 u2 a2 है, टाइम t1 t2 है। अब दोनों का टकराने का टाइम तो सेम होगा, इतना तो आप समझ लीजिए, दोनों एक टाइम पे टकरा रहे हैं तो t1 और t2 सेम होगा। अब यहाँ पे देखो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई इसने x, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ऑल्दो दे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यू भर लो। फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हमें क्लैरिटी से पता है, ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है v1, टकराने के बाद वेलोसिटी मान लो v1 है, फाइनल वेलोसिटी, इधर टकराने के बाद वेलोसिटी v2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको सॉल्व करोगे, टाइम दोनों में सेम है क्योंकि कोलिजन एक ही टाइम पे हुआ है, टाइम दोनों ने कोलिजन सेम टाइम लिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये इक्वेशन भी यही बता रही है कि ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम है, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, ये दोनों बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने ये मोमेंटम का सॉल्व किया। अब हमारे सामने एक ग्राफ है जिसमें कुछ नहीं बताया गया, ये बताया गया ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर, और इस साइड आपका है डिस्टेंस। तो ये एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट ड्राइविंग है, जब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहे हो, ये आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम सर्कुलर मोशन की। ये सर्कुलर मोशन में सेंटर पे आपने देखा होगा शाफ्ट का अगर घूम भी रही है तो उसका सेंटर जीरो वेलोसिटी पे होता है, और जैसे जैसे शाफ्ट से दूर जाए उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी इस सरफेस पे होती है, सर्कुलर जो आपकी शाफ्ट है उसकी बिल्कुल सरफेस पे होती है। जैसे ये फ्लाई व्हील पुली ग्राइंडिंग मशीन्स में ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, मतलब हम ये बोलते हैं कि r1 रेडियस पे कितनी वेलोसिटी है, r2 रेडियस पे कितनी है, और r अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी। ये न्यूटन लॉ की एक एग्जांपल है। स्क्रू जैक है, जैक के ऊपर वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जैक इसके ऊपर ऊपरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो न्यूटन का एक्शन एंड डायरेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है, विच इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जितना इधर एक्शन हो रहा है उतना इधर एक्शन होगा ऊपरी डायरेक्शन में। सो दिस इज अप टू हियर अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन and your velocity equations. There are total 3 equations. So like this video, subscribe my channel, and thank you for watching this video.